इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। शुरुआत करेंगे बेसिक डिटेल्स से और बाद में बिजनेस डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। केमकॉन का आईपीओ 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच खुला रहेगा। केमकॉन के इस इशू की साइज 93,52,940 शेयर्स है, जिसमें से लगभग आधे यानी 45 लाख शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए है। यानी कंपनी के प्रमोटर्स अपने 45 लाख शेयर्स बेच रहे हैं और उससे जो भी पैसा आएगा वो सीधा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा और कंपनी 48,52,940 नए शेयर्स इशू करेगी और उससे कंपनी करीब 165 करोड़ रुपीस रेज करेगी और ये 165 करोड़ सीधे कंपनी के पास जाएंगे, जिसे कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज करेगी। केमकॉन का प्राइस बैंड है 338 रुपीज टू 340 रुपीज। इस आईपीओ के एक लॉट में आपको 44 शेयर्स मिलेंगे, यानी इस कंपनी के आईपीओ के एक लॉट की साइज करीब 15,000 रुपए रहेगी। 28 सितंबर को शेयर्स की अलॉटमेंट होगी और 1 अक्टूबर को शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। इस पूरे इशू में 35% शेयर्स रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहेंगे। चलो तो बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स 1988 में शुरू हुई। पहले कंपनी का नाम गुजरात क्विनन था। बाद में साल 2004 में कंपनी केमकॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्ज हुई और कंपनी का नाम बदलकर केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स हुआ। केमकॉन एक B2B केमिकल कंपनी है, यानी उनके क्लाइंट्स इंडिविजुअल्स नहीं हैं, उनके सारे क्लाइंट्स अलग अलग बिजनेसेस हैं। कंपनी मेनली 2 सेगमेंट्स में काम करती है। पहला है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स और दूसरा है ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। तो शुरुआत करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिकल्स से। कंपनी HMDS दैट इज हेक्सामिथाइल डिसिलेन बनाती है और साथ ही CMIC दैट इज क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपिल कार्बोनेट बनाती है। तो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में HMDS और CMIC ये 2 कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का 57.4% रेवेन्यू फार्मा सेगमेंट से आया है, यानी HMDS और CMIC से आया है। तो शुरुआत करते हैं HMDS से। कंपनी का 43.8% रेवेन्यू HMDS से आता है। HMDS एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज किया जाता है। HMDS का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर चाइना के पास है। चाइना के पास HMDS का 42% मार्केट शेयर है और इंडिया के पास 6.76%। तो HMDS का इंडिया के पास जितना मार्केट शेयर है वो मेनली केमकॉन की वजह से ही है, क्योंकि केमकॉन इंडिया की अकेले HMDS बनाने वाली कंपनी है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एंटीबायोटिक्स और एंटी स्ट्रेस फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए HMDS की जरूरत पड़ती है और उनकी ज्यादातर जरूरत इंपोर्ट के जरिए पूरी होती है। यानी इंडिया में जितना भी HMDS यूज होता है ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि ये जो इंपोर्ट का परसेंटेज है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। 2013 में इंडिया अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 65% HMDS इंपोर्ट करता था। साल 2018 तक ये फिगर कम होकर 60% पर आई है और इस ड्रॉप से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी कंपनी को हुआ है तो वो है केमकॉन, क्योंकि फिलहाल केमकॉन HMDS बनाने वाली इंडिया की अकेली कंपनी है। हाँ, कुछ और केमिकल कंपनीज भी HMDS मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रही है, तो उन्हें भी आगे चलकर इस चीज का फायदा मिल सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसे आपको नोट करना चाहिए वो ये कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो केमिकल्स लगते हैं उसमें चाइना लीड करती है और ऐसे ज्यादातर केमिकल्स चाइना में ही बनते हैं। इन कंपनीज की वजह से चाइना का पोल्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए पिछले कुछ सालों में चाइना ने पोल्यूशन से रिलेटेड काफी टफ रेगुलेशंस लाए हैं, जिसका सीधा असर इन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर हुआ है। तो इस चीज का फायदा इंडियन कंपनीज ले सकती है। अब बात करते हैं CMIC के बारे में। CMIC टेनोफोविर में यूज होती है, जो कि एक एंटी एड्स और एंटी हेपेटाइटिस बी ड्रग है। टेनोफोविर US FDA अप्रूव्ड ड्रग है जो HIV और हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। CMIC इंडस्ट्री में भी केमकॉन एक लीडिंग प्लेयर है। दुनिया में 2 ही कंट्रीज है जो CMIC बनाती है, इंडिया और चाइना। तो CMIC में लगभग 55% मार्केट शेयर चाइना का है और बचा हुआ 45% मार्केट शेयर इंडिया का है। अगर CMIC के यूज की बात की जाए तो CMIC की सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया में ही है और ज्यादातर CMIC इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। टेनोफोविर की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसलिए CMIC की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा फायदा केमकॉन को मिल रहा है, क्योंकि केमकॉन इंडिया की सबसे बड़ी CMIC प्रोड्यूसर कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के दूसरी सेगमेंट के बारे में, जो है ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। कंपनी कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड जैसे कंपाउंड्स बनाती है जो ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। यानी ऑयल और गैस को निकालने की जो प्रोसेस है उसमें इन कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का 33.5% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आया था। इंडिया में जिंक ब्रोमाइड और कैल्शियम ब्रोमाइड दोनों की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर केमकॉन केमिकल्स है। ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स एक बहुत बड़ी सेगमेंट है जिसमें इंडिया के पास 2.67% मार्केट शेयर है। कंपनी अपने ये सारे प्रोडक्ट्स US,
यूएई, जापान, चाइना, रशिया इन जैसी कई सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू का करीब 35% हिस्सा एक्सपोर्ट से आया है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी एक लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी है। केमकॉन के जो क्लाइंट्स हैं जैसे कि ऑरोबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स, मैक्लॉइड्स फार्मा, ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज केमकॉन के साथ काफी लंबे टाइम से काम कर रही है। तो अपने सारे क्लाइंट्स के साथ कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड की है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के वडोदरा के पास है। फिलहाल कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें से 2 प्लांट्स CMIC मैन्युफैक्चर करते हैं, 2 प्लांट्स ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और 1 प्लांट HMDS और बाकी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी के सामने जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसे देखकर कंपनी को और प्लांट्स खड़े करने हैं और इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से आने वाला पैसा कंपनी नए प्लांट शुरू करने के लिए करने वाली है। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स में कंपनी आरती इंडस्ट्रीज और सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज से कम्पीट करती है, लेकिन कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स में कंपनी को कुछ खास कंपटीशन नहीं है। HMDC, CMIC और ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स तीनों में भी केमकॉन इंडिया की लीडिंग कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। केमकॉन को अग्रवाल और गोयल फैमिली कंट्रोल करती है। फिलहाल कंपनी का पूरा स्टेक कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, यानी अग्रवाल एंड गोयल फैमिली के पास है। इस IPO के बाद प्रमोटर्स का स्टेक कम होकर 74.47% होगा। मैनेजमेंट के बारे में हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, जो हम आगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स में कवर करेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। शुरुआत करेंगे रेवेन्यू से। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 89.99 करोड़ था, जो कि काफी तेजी से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक 266 करोड़ हुआ है। कंपनी के इस रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है। कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2017 में 2.82 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक बढ़कर 48.85 करोड़ हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 43% से बढ़ा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों में कंपाउंडेड सालाना 150% से भी ज्यादा बढ़ा है। तो कंपनी की बिजनेस ग्रोथ पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर कर्ज का ज्यादा बोझ भी नहीं है। कंपनी के ऊपर फिलहाल करीब 15 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है। अगर हम उसे कंपनी के पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म डेट काफी कम है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी है, वो करीब 15% है और केमिकल इंडस्ट्री के हिसाब से ये एक अच्छी मार्जिन है। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। शुरुआत करेंगे पॉजिटिव पॉइंट से। इंडिया के पूरे केमिकल मार्केट में 22% मार्केट शेयर स्पेशलिटी केमिकल्स का है और जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में केमकॉन काम करती है उसमें केमकॉन एक लीडिंग कंपनी है। तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आगे चल के इस इंडस्ट्री में और कंपटीटर भी आ जाते हैं तो भी कंपनी के पास ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें दोनों भी कंपनीज एक दूसरे से होने वाला इंपोर्ट कम करना चाहती है। ऐसे में ये केमकॉन जैसी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर यूएस को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ऐसे में अगर गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चाइना से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाती है तो इन चीजों का फायदा भी केमकॉन को हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। केमकॉन अपने ज्यादातर रॉ मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करती है, तो अगर इंडिया और चाइना के बीच का डिस्प्यूट्स बढ़ता है और कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन आते हैं तो उसका खराब इंपैक्ट केमकॉन पर हो सकता है। तो इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं और कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आती है और ऐसे में अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना केमकॉन के लिए डिफिकल्ट जाता है तो उसका सीधा इंपैक्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर होगा, जिसके चलते वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सप्लाई नहीं कर सकते और जो बढ़ती हुई डिमांड है शायद उसे भी वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक के बाद और चाइना की कुछ हरकतों के बाद कई सारी कंट्रीज ने केमिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया है, जिसमें कई सारी इंडियन कंपनीज भी है। कंपनी का अगला नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का मैनेजमेंट। नरेश विजय कुमार गोयल एंड फैमिली के पास कंपनी का अच्छा खासा स्टेक है और कंपनी के प्रमोटर नरेश विजय कुमार गोयल और मिनल कमल अग्रवाल इन दोनों पर सेबी ने एक्शन ली है और ये एक्शन इनसाइडर ट्रेडिंग और टेक ओवर रेगुलेशन से जुड़ी है। इतना ही नहीं, नरेश विजय कुमार गोयल पर करप्शन के आरोप है। दिसंबर 2018 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल और 3 साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए नरेश विजय कुमार गोयल ने हाई कोर्ट में अपील की। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने नरेश गोयल की सजा रोक दी और अभी ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो कंपनी के मैनेजमेंट पर चल रही ये 2-3 केसेस कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में काफी वीक बना देती है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। कंपनी अपना IPO 22 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ला रही है। पूरी केमिकल इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36 है और साथ ही कंपनी की जो ग्रोथ चल रही है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है उसके अनुसार कंपनी का ये वैल्यूएशन सही नजर आ रहा है। तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो केमकॉन का IPO हमें बताता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है और वैल्यूएशन भी अच्छा है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी पोजीशन में नजर नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। जहां तक लिस्टिंग गेन की बात है तो लिस्टिंग गेन का कंपनी के फाइनेंशियल्स और बाकी चीजों से ज्यादा लेना देना नहीं होता, वो एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है
इसलिए आपको किसी भी आईपीओ में पहले 2-2.5 दिन की सब्सक्रिप्शन एक्टिविटी देखनी होगी। उसके अनुसार और मार्केट में बज़ कैसा चल रहा है इसके अनुसार अपने डिसीजन लेनी चाहिए। हाँ, जहां तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है तो वहां पर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और बाकी सारी चीजें काम में आएगी। कल हम आपके लिए एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ लेकर आएंगे। वैसे कौन सा आईपीओ कब आ रहा है, उसके डिटेल्स और बाकी सारी चीजें आप हमारी वेबसाइट finnovations.com पर जाकर आईपीओ सेक्शन चेक करके देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारे आईपीओ न्यूज़लेटर को साइन अप करके आप नए आईपीओस के अपडेट्स सीधे आपके ईमेल आईडी पर पा सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ भी रिव्यू शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिले। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।